हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास भीष्म साहनी का ये उपन्यास है। ठीक है। और इसमें हमने इसके 13 प्रकरण को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और इसमें ये 13 प्रकरण है, ये पहले भाग में है, पहले खंड में इसमें 13 प्रकरण है। ठीक है। और अब हम सेकंड खंड पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय खंड की बात की जाए तो इसमें कितने प्रकरण हैं? 8 प्रकरण है। इसमें टोटल कितने? इसमें 21 प्रकरण है। 1973 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। 1975 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। जो पहला आपका पार्ट है, पहला लेक्चर है, उसमें हमने इसे कवर कर लिया है। तो आज शुरू करते हैं सेकंड खंड को, जिसमें हम सेकंड खंड का 14वां जो मतलब 14वां सेकंड खंड का तो पहला, परंतु पूरे उपन्यास का 14वां खंड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहली बस कानपुर से चलकर सुबह 8 बजे गांव पहुंचती थी। वह नहीं आई उसके बाद घर वहाँ नहीं आई उसके बाद हर घंटे 2 घंटे के बाद शहर की ओर से भी और कानपुर की ओर से भी बसें आती थी। आज दोपहर हो गई थी, एक भी बस नहीं आई थी। चाय की दुकान में केतली पर चढ़ाया गया पानी सुबह से खौलता रहा। दुकान के सामने दोनों बेंच खाली पड़े थे। पहले बेंच पर भीड़ लगी रहती थी। गांव का कोई आदमी नहीं था जो आता जाता हरनाम सिंह की दुकान पर ना बैठता हो। बस स्टॉप पर तो पर 2-3 इवरेल कुत्ते झूम रहे थे। चारों ओर जैसे सख्ता छा गया था। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला खंड है जो, ठीक है, पहले खंड में किस चीज़ का जिक्र हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला खंड है, उसमें उसमें शहर से संबंधित है, और दूसरा खंड इसमें गांव के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है। तो दूसरे खंड की बात हो रही है अब। ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि इस गांव के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित ये खंड है। ठीक है। स्त्री की सूझ पैनी होती है। बंतों ने कल शाम से ही कहना शुरू कर दिया था कि इस गांव से निकल चलो, कानपुर चलो, जहां हमारे और सगे संबंधी रहते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले कौन सा शहर आया? कानपुर, खानपुर है ना, खानपुर ना कि कानपुर। पूछा जा सकता है, इस ऑप्शन में कानपुर दे दे, खानपुर दे दे, कुछ और भी दे दे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। खानपुर ध्यान में रखना आपने, खानपुर चले चलो, जहां हमारे और सगे संबंधी रहते हैं। इस सारे गांव में अकेले ये 2 जीव सिख परिवार के थे। 2 जीव किस परिवार के थे? सिख परिवार थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सारा गांव मुसलमानों का था, पर हरनाम सिंह नहीं था, नहीं माना। चलती दुकान छोड़कर कैसे भाग जाए? झगड़े फसाद तो होते रहते हैं, पर काम धंधा तो बंद नहीं हो सकता, किया जा सकता। फिर जाएं जाएं तो कहाँ जाएं? शहर में जाएं, जहाँ जहाँ पहले से ही आग लग रही है। कानपुर में खानपुर में जाएं तो वहाँ हमारा कौन खिलाने के लिए बैठा है? पिछले पीछे किसी ने दुकान लूट ली तो फिर खाएंगे कहाँ से? बेटे के पास जाएं। बेटा 20 मील दूर मीरपुर गांव में बैठा था। बेटा कहाँ पर था? मीरपुर गांव में। जैसे हम यहाँ अकेले हैं, वैसे ही वहां पर भी अकेला है, वह अकेला है। जहाँ बैठे हो गुरु महाराज के आसरे वहीं बैठे रहो। उसके पास पहुँच भी गए तो वह हम बूढ़ों की जान बचाएगा या अपनी जान बचाएगा? अपनी जेब में भी खाएंगे तो कितने दिन, और कोई दूसरा खिलाएगा तो कितने दिन? और चौकी पर बैठी हरनाम सिंह गोद में रख के हाथ जोड़ देता और कहता, जिसके सिर ऊपरी तू स्वामी, तो 100 दुख कैसे पावे। तो देखो ये गाना अभी भी आया हुआ है, जय किशोरी जी ने और आपके जस्सी गिल ने ऐसा गाना गाया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पावे। हे मालिक, जिसके सिर पर मेरा हाथ है, वह दुख क्यों पाकर पाएगा? तो ये पूछा जा सकता है, ये गीत किस उपन्यास में आया है? तोमस में आया है। आगे है, बंतो सुनती और चुप हो जाती। फिर जब अंदर ही अंदर उसका दिल डूबने लगता तो कहती, चलो मेरी बहन के गांव चले जाओ, चलो, वहाँ तो नज़दीक है, वहाँ गुरुद्वारे में पड़े रहेंगे, बहन के पास नहीं रहेंगे। वहाँ सिख संगत बड़ी है, अपने लोगों का आसरा होता है। पर हरनाम सिंह वहाँ भी नहीं माना। उसे अंदर ही अंदर विश्वास था कि और लोगों के साथ भले ही बुरा भला हो जाए, इसके साथ नहीं हो सकता। सुन भाग्य भरिए अंसा
अंसा कदे किस दा बुरा नहीं चेत्या, बुरा नहीं ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਇਨ। तेरियां आँखां सामने करीम खान 10 बार कह दिया है चुपचाप बैठे रहो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇਗਾ। ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਹਤਰਮ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਦਾ गैर नहीं आएगी, मतलब गैर नहीं आएगी। सुन भागे भारिये, मतलब इसमें बता रहे देखो ये ऐसा ही गीत किस में आया है, एक कहानी है आपकी, ठीक है, चीफ की दावत, उसमें भी ये ऐसे ही शब्द आते, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुन भागे भारिये, हमने किसी का कुछ देना नहीं है, हमने किसी का कभी बुरा नहीं चेता, कभी बुरा नहीं किया है। देखो यहाँ से जो ये पंक्तियां हैं ये देख के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ऐसी ही पंक्तियां आपको जिंदगी नामा उपन्यास में भी मिलेगी, ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ से ये वाली पंक्तियां तो दे सकते हैं, पूछा जा सकता है किस उपन्यास से, और सबसे पहला ऑप्शन जिंदगी नामा रख दिया तो आपने सब ने जिंदगी नामा करके आना है, तो गलत हो जाएगा, ये देखना है, ठीक है। ये तमस उपन्यास में है, पंजाबी के कुछ शब्द। कभी बुरा नहीं चेता कभी बुरा नहीं किया, ये लोग भी हमारे साथ कभी बुरी तरह पेश नहीं आए। तेरे सामने कुछ नहीं तो बस 10 बार करीम खान कह गया, आराम से बैठे रहो, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब करीम खान ने बड़ा मुहतबर, इस गांव में और कौन होगा? सारे गांव में एक ही तो सिख घर है, इन्हें गैरत नहीं आएगी कि हम निहत्थे बूढ़ों पर हाथ उठाएंगे। बंतो फिर चुप हो गई। तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता है, पर विश्वास का जवाब तर्क के पास नहीं है। जहाँ बंतो का दिल किसी वक्त डूबने लगता था, वहाँ हरनाम सिंह एक बार भी विचलित नहीं हुआ। उसका चेहरा बराबर खिला रहा, सारा वक्त वह गुरु महाराज का नाम लेता रहा और उसे देखकर बंतो की ओर त्राण मिलता रहा। पर आज कोई बस नहीं आई थी, एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं चढ़ा था और सड़क सूनी पड़ गई थी, बल्कि 2-3 बार इक्के दुक्के आदमी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, गांव की ओर जाते हुए उनके घर की ओर घूर घूर कर देखते रहे थे। और जब दोपहर ढलने को आई थी तो ढक्की पर से उसे किसी के कदमों की परिचित सी आहट आई। करीम खान लाठी टेकता चला आ रहा था। हरनाम सिंह को ढाढ़स बंधा। करीम खान कुछ बताएगा, कोई सुझाव देगा, कोई तरकीब करेगा, यहाँ खत्ता हुआ तो हम करीम खान के डेरे पर चले जाएंगे। करीम खान दुकान के सामने आया पर रुका नहीं, ना कि हरनाम सिंह की ओर मुंह किया, केवल चाल धीमी कर दी और खंखारने के बहाने बुदबुदाया, हालत अच्छी नहीं है हरनाम सिंह, तू चला जा। 2-1 कदम जाकर फिर बोला, गांव वाले तेरे बल ਅੱਖ ਵੀ नहीं ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ है, उन्हां ਨੂੰ रोकण साडे बस ਦਾ नहीं। और फिर खांसता हुआ लाठी पटपटाता आगे बढ़ गया। तभी पहली बार हरनाम सिंह को विश्वास की टेक बुरी तरह से हिल गई। करीम खान रुका नहीं तो इसका मतलब है सचमुच खत्ता है, और जो करीम खान आया जो जोखम ही उठाकर आया होगा। फिर भी हरनाम सिंह इतना घबराया नहीं जितना उदास हो गया था। वैराग्य का भाव उसके दिल में ज्यादा उठा, क्षोभ क्रोध भय आदि का कम। 5-1 मिनट के बाद करीम खान फिर लौट कर आया, फिर वैसे ही चक्की चढ़ते कमर पर हाथ रखे हाँफते खंगारते उसने कदम धीमे किए और फिर बुदबुदाया, देर नहीं कर हरनाम सिंह, हालत चंगी नहीं, बाहरों बलवाइयां दे हाण दा डर है। और उसी तरह कमर पर हाथ रखे हाँफता हुआ ढक्की चढ़ने लगा। और हरनाम सिंह कहाँ जाए, मीलों दूर तक रास्ते और मैदान और घाटियां फैली थी। करीम खान ने तो कह दिया कि चले जाओ, मगर कहाँ जाए, उन्हें कहाँ आश्रय मिल सकता है। 60 की उम्र और साथ में औरत जात, वह कितनी दूर तक भाग कर जा सकता है, फिर भाग कर आएगा भी तो कहाँ जाएगा। मन के अंदर से फिर एक बार आवाज आई, कहीं नहीं जाओ,
यहीं बने रहो, जब बलवाई आए तो दुकान भी हाजिर कर देना और जान भी हाजिर कर देना। यहाँ पर मर जाना अच्छा है परदेसों की खाक छानने से। ये वाली पंक्ति देखो, इससे आपको कुछ समझ आ रहा है? ये पंक्ति आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाजिर है, यहाँ पर मर जाना अच्छा है परदेसों की खाक छानने से। ऐसी ही पंक्ति आपकी एक कहानी में भी आई है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन आएगा हम हमला करने। बार बार वह सोचता, यह यकीन नहीं होता था कि गांव का कोई आदमी उस पर हमला करने आएगा। यहाँ पराई जमीन पर मर जाना अच्छा, कि उसने कहा कहानी है, उसमें ऐसी पंक्तियां आपको देखने को मिलती है, तो कंफ्यूज किया जा सकता है। या गांव वाले बाहर वाले को हमला करने देंगे। हरनाम सिंह उठकर पीछे कोठरी में आ गया जहां बंतो बैठी थी। करीम खान आकर कह गया कि यहाँ से निकल जाओ, बाहर से बलवाई आ गई। क्षण भर में बंतो के सारे शरीर में खून की जगह पानी भर गया। बैठी रह गई। रात सिर पर आने वाली थी और कहीं पर ठौर ठिकाना नहीं था। और उधर अंधेरी कोठरी में खड़ा उसका पति अवसाद की मूर्ति लग रहा था। पर जब अब ना सोचने का वक्त था, ना ज्यादा देर ठहरने का वक्त था। जितनी जल्दी हो सके अंधेरा पड़ते ही यहाँ से निकल चलो। मैं तो अब भी कहता हूँ यहीं बैठे रहो, कहीं नहीं जाओ। फिर उसने एक और दीवार के साथ टंगी अपनी दोनाली बंदूक की ओर इशारा करके कहा, मरने मारने पर नौबत आ गई तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा, फिर अपने को मार डालूंगा। मन तो चुप सुनती रही, क्या कहे क्या मसवारा दे, सामने चारा ही क्या है। हरनाम सिंह दुकान के चबूतरे पर लौट गया। टाट के नीचे से कमाई के पैसे निकाले, फिर अंदर आया, बक्से में से पूंजी के पैसे निकाले, फिर नोटों को अलग से छांट दिया और रोजगारी वहीं छोड़ दी। नोटों का पुलिंदा अंदर की बंडी की जेब में रख दिया। फिर कोठरी के अंदर दीवार पर टंगी बंदूक उतार ली और उसे कंधे से लटका दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माल ले जाए और क्या नहीं ले जाए। दुकान की रजिस्ट्री के कागज ले लूं, पर उन्हें ढूंढने निकालने का यह वक्त नहीं था। बंतुकों की भी यही हालात थी। अपना जेवर उठा लूं, खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत बना लूं, 2 रोटियां सेक लूं, रास्ते में कहाँ कुछ खाने को मिलेगा। अपने कपड़े बदल लूं, बाहर आ जाओ तो कपड़े उलझे पहनकर जाना चाहिए। पर बंतुक की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्या उठाए क्या छोड़ दे। गहनों की पोटली का क्या करूं, उसने पूछा। इन्हें बदन पर पहन लूं? पहन ले, हरनाम सिंह ने कहा। फिर तनिक सोचकर बोला, तेरे गहने देकर ही तुझे कोई मार डालेगा, उन्हें दुकान के पीछे गाड़ दे। बंतु ने कमीज के नीचे जेवर पहन लिए, कुछ रुमाल में लपेटकर ट्रंक के अंदर छोड़ दिया। बाकी जेवर पिछवाड़े जमीन में गाड़ आई जहां उन्होंने सब्जी की क्यारियां लगा रखी थी। कोठरी में बंदूक रखे थे, खेस दरियां, पूरे के पूरे बिस्तर दे थे जो बेटी के ब्याह के समय बनाए थे। कितना कुछ था और कुछ भी नहीं उठाया जा सकता था। 2 रोटियां सेक लूं, जाने कहाँ कहाँ भटकना होगा। रोटियां सेकने का कहाँ वक्त रह गया है। भली भली लोग पहले जाने का सोचा होता तो यह भी कर लेते। तभी कहीं दूर से ढोल बजने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए। बलवाई आ गए। कानपुर की तरफ से आ जाने पड़ते हैं। उधर ढोल बजने की आवाज आई, इधर गांव के पार से नारे लगने शुरू हो गए। अल्लाहू अकबर। ये अशरफ और लतीफ़ होंगे, वहीं गांव के लीगी है। गांव के लीगी कौन है? अशरफ और लतीफ़। वहीं पाकिस्तान के नारे लगाते रही है। हरनाम सिंह के मन ही मन कहा। वातावरण जैसे थर्रा उठा। शाम पड़ चुकी थी, लेकिन झुटपुटा अंधकार में नहीं बदला था। बलवाइयों की आवाज बाएं हाथ कस्सी के पार से आई जान पड़ती थी। तभी हरनाम सिंह की नजर कोठरी की छत से लटकते मैना के पिंजरे पर पड़ी। बंतो, पिंजरा कोठरी के पीछे ले जा और उसे खोलकर मैना को उड़ा दे। कुछ ही देर पहले बंतो ने मैना के पिंजरे में रखी कोठरियों में पानी और दाना डाल दिया था। अब जब वह पिंजरे को उतार कर बाहर ले चली तो मैना ने रोज की
रटी हुई गर्दान बोल दी, बंतो रब रखा सरबद दा रब रखा। सुनते ही बंतो का गला भर आया और जवाब में बंतो भी बुदबुदा दी, हाँ मैना रब रखा सरबद दा रब रखा। ये शब्द मैना ने हरनाम सिंह से सीख लिए थे। अक्सर हरनाम सिंह दुकान के पटरे पर बैठा होता और उसकी पत्नी पीछे कोठरी में बैठी होती। जब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता तो हरनाम सिंह अंदर बैठा बंतो के साथ गुरबाणी और धर्म की बातें किया करता था। कभी उठते बैठते वह कहा करता था, रब रखा सरबदा रब रखा, और मैना इन शब्दों को घर में दोहराने लगी। मैना के मुंह में से ये सब सुनकर बंतो को बड़ी ताकत मिली थी। उसमें साहस और स्थिरता आ गई थी, मानो नन्हा सा पक्षी उसे सीख दे रहा था। पिछवाड़े जमीन के छोटे से टुकड़े में हरनाम सिंह ने सब्जी रोप दी थी। एक आम का पेड़ उगा रखा था। आंगन के बीचों बीच पहुंचकर बंतो ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और धीमे से बोली, जा मैना तेरा रब रखा सरबद रब रखा। पर मैना ज्यों की त्यों पिंजरे में बैठी रही। उड़ जा मैना उड़ जा माँ सदके। और बंतो का कहते कहते गला भर आया और वह पिंजरे की ओर वहीं जमीन पर छोड़कर लौट आई। तभी फिर डोल बजने की आवाज आई। अब भी आवाज ज्यादा नजदीक थी। गांव में भी आवाजों की भिनभिनाहट बढ़ने लगी थी। लगता बहुत से लोग इकट्ठे होकर कहीं से बड़े आ रहे थे। गांव के अंदर से नारे की आवाज बराबर किसी वक्त आ रही थी। आगे क्या होता है, बंतो और हरनाम सिंह अपने तीन कपड़ों में और थोड़ी बहुत पूंजी और बंदूक संभाले दुकान को ताला लगाकर बाहर निकल आए। घर के बाहर कदम रखते ही सारा प्रदेश पराया हो गया। कहाँ जाए किधर हो को घूमे। बाएं हाथ को गांव फैला था, उसी ओर कस्सी थी और कस्सी के पार से कल बलवाइयों के ढोल सुनाई दे रहे थे। दाईं ओर पक्की सड़क खानपुर की ओर चली गई थी और जाना खतरे की कम खाली नहीं था, और इस ओर किनारा ऊंचा था। अगर कहीं जाया जा सकता था तो उसी रास्ते छिप लुक कर जाया जा सकता था। सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं था। नाले में पानी ना के बराबर था। चौड़ा फाट सूखा और रेतीला था और कंकड़ों पत्थरों से अटा था। दोनों ने सड़क पार की और थोड़ी दूरी तक आकर नाले की ओर उतरने लगे। तब तक वह बलवाई गांव के निकट पहुंच चुके थे। इसी ओर बड़े बड़े आ रहे थे। वातावरण उनके नारों और ढोल मंजीरों की आवाज से गूंज रहा था। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी नाले की ओर उतर रहे थे। अब ऊपर कहीं की किसी की आवाज नहीं थी। बंतो तेरा रब रखा सर्वदादा रब रखा। मैना उन्हीं के पीछे उड़कर चली आई और पेड़ पर बैठ गई थी। तभी वलवाई पर टीले के ऊपर पहुंच गई, जिसकी ढलान उतरने पर नीचे दाएं हाथ हरनाम सिंह की दुकान थी। वलवाई चिंगाड़ रहे थे, ऊंचे ऊंचे नारे लगाते ढोल बजाते बजाते नीचे उतर आ रहे। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में हर पेड़ और हर चट्टान के पीछे छिपे किसी अज्ञात शत्रु को भास होने लगा था। नदी सूखी पड़ी थी और चांदनी में नदी का फाट सफेद चादर सा बिछा था। पति पत्नी ऊंचे किनारे पर से उतर आए थे और जब अब उसी की ओट में धीरे धीरे दाएं हाथ आगे की ओर बढ़ने लगे थे। नदी का किनारा जहां वे चले आ रहे थे छोटे बड़े पत्थरों से अटा पड़ा था और दोनों हाँफने लगे थे। दोनों के कान वलवाइयों की ओर लगे थे। शोर पहले तो नजदीक आता गया, फिर थम गया। हरनाम सिंह को लगा कि बलवाई उसकी दुकान के सामने रुक गए हैं और निश्चय नहीं कर पा रहे हैं अब क्या करे। हरनाम सिंह के मन ही मन करीम खान को धन्यवाद कहा। वह वक्त पर ना कह देता तो भगना भी असंभव हो गया था। तभी किसी चीज पर जोर जोर से प्रहार करने की आवाज आई। हरनाम सिंह समझ गया था कि बलवाई उसकी दुकान का दरवाजा तोड़ रहे हैं।
आगे चल पाने के लिए दोनों के पैर कांप रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे सरकने लगे। वह गुरु का नाम लेकर चलती जाओ, आओ, हरनाम सिंह पत्नी को अपने साथ खींचते हुए बोला। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। दोनों ने नजर उठाकर ऊपर देखा। ऊंचे किनारे पर छिटकी चांदनी में एक भयानक काले रंग का कुत्ता खड़ा उन पर भौंके जा रहा था। हरनाम सिंह को काटो तो खून नहीं, अब क्या होगा? गुरु महाराज किस पाप की इतनी भयानक सजा दे रहे हैं? कुत्ते का भौंकना सुनकर तो वे भागते हुए इधर चले आएंगे। उन्हें पता चलते देर नहीं लगेगी कि हम किस रास्ते में भाग कर आए। तुम चलते चलते जाओ जी, रुको नहीं, बंतु बोली। कुत्ता बराबर भौंकता जा रहा था। इब्रेला कुत्ता जो अक्सर उसकी दुकान के सामने टहलता, जगह जगह मुंह मारता नजर आया करता था। कुछ दूर तक चलते रहने के बाद बंतु ने मुड़कर देखा। कुत्ता अभी भी टीले पर खड़ा भौंकने जा रहा था, मगर आगे बढ़कर नहीं आया था। न तो टीले के ऊपर किनारे में और ना ही नीचे उतरा था। वे आगे सरकते गए, जैसे तैसे गांव पीछे छूट जाए। आगे भगवान मालिक है। कुत्ता रुक गया और आगे नहीं आ रहा। भूख तो मारा है, भूख तो रहा है। एक चट्टान के पीछे दोनों छिपकर खड़े हो गए और हम सीधे कुत्ते का भौंकना सुनते रहे। उधर दुकान का दरवाजा टूट कर गिर गया था और या अली चिल्लाते हुए बलबाई उसमें घुस गए थे। लूट रहे हैं, हमारा घर बाहर लूट रहे हैं। पर कुत्ते के भौंकने की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। दोनों पहले से अधिक आश्वस्त हो गए थे। ध्यान चला भी जाता तो भी शायद वे इनका पीछा न करते। इन्हें मारने में उन्हें क्या मिलता है? दुकान में से तो कितना कुछ हाथ लगने वाला था। जब किसी दुकान और किसका घर छोड़ आए तो हमारा कहाँ रह गया? बंतु ने कहा। चांदनी में झिलमिलाती नदी के पाट का प्रसार, कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट, ढीले के ऊपर खड़ा इब्राइल कुत्ते को बराबर भौंके जा रहा था। सब मिलकर एक सपना सा लग रहा था। कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया था। 20 साल तक एक जगह से रहने के बाद पलक मारते हुए परदेसी और बगैर हो गए थे। हरनाम सिंह का हाथ ठंडा और पीसने से तर्क था। वह बार बार एक ही वाक्य दोहराया जा रहा था। निकल जाओ, अब जैसे भी हो निकल जाओ। गांव पीछे छूट चुका था। कुत्ता अभी भी किनारे पर खड़ा था। वह आगे नहीं आया था। कुछ देर बाद शायद अपने आप लौट आए। दुकान लूटी जा चुकी थी। बलवाइयों का शोर थम गया था। लूट के सम्मान से ही वह संतुष्ट हो गए जाने पड़ते थे, या क्या अब वे उन्हें खोजने निकलेंगे? अब केवल कंकड़ों पत्थरों पर चलते लड़खड़ाते कदमों की आवाज आ रही थी और चारों ओर निस्तब्धता छाई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद बंतु को लगा जैसे आकाश में रोशनी फैल गई है। उसने मुड़कर देखा तो नाले के ऊंचे किनारे के पीछे गांव की ओर आसमान लाल होने लगा था। बंतु देखती तो देखती रह गई। देखी जी, क्या है बंतु? दुकान चल रही है और क्या? हरनाम सिंह ने कहा। वह भी खड़ा उसी ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक वे मंत्रमुग्ध से आग के शोलों को देख रहे थे। अपने घर में से उठते हुए शोले जरूर ही किसी दूसरे के घर में उठने वाले शोलों से भिन्न होते होंगे, वरना वे क्यों मूर्तिव्रत खड़े रह जाते और उन्हें ताकते रहते। सब खाप खो गया था। हरनाम सिंह शिथिल सी आवाज में बोला। आंखों के सामने सब खाकशहा हो गया है। वह गुरु को यही मंजूर था। उसने ठंडी सांस भरी और वे फिर चलने लगे। दीवारें मनुष्य को छिपाए रहती थी, पर यहाँ कोई दीवार ना थी, केवल टीले थे। कहीं कहीं पर चट्टानें थी जिनके पीछे मनुष्य छिप सकता था, पर कितनी देर के लिए? कुछ ही घंटों में रात और का अंधेरा छंट जाएगा और वे फिर से जैसे नंगे हो जाएंगे। सिर छिपाने को जगह नहीं मिलेगी।
बंतु का मुंह सूख रहा था और हरनाम सिंह की टांगें बार बार लड़खड़ा जाती थी, पर इस समय केवल वे दो ही नहीं, अनगिनत लोग दर्जनों गांवों में से इसी भांति जान बचाते घूम रहे थे। उनके अनेक लोगों के कानों में टूटते किवाड़ की आवाजें पड़ रही थी, पर उनके पास न खोजने के लिए वक्त था, न भविष्य के मंसूबे बांधने के लिए वक्त था। जैसे जान बचा पाने के लिए उस वक्त तक चलते जाओ जब तक रात के साए तुम्हें नहीं अपनी ओट में लिए हुए हैं। शीघ्र ही दिन चढ़ आएगा और जिंदगी के खतरे चारों ओर से भूखे भालुओं की तरह हमला कर देंगे। कुछ ही देर में थक कर घूम घूम थक कर चूर हो गए थे, पर जब से उन्हें इस बात का भास होने लगा कि वे बचकर निकल आए हैं, तभी से दोनों पति पत्नी की आंखों के सामने अपने बेटी बेटी के चित्र घूमने लगे थे। इकबाल सिंह इस समय कहाँ होगा, इस उस पर क्या बीत रही होगी, और जसवीर कहाँ होगा। जसवीर की उन्हें अधिक चिंता नहीं थी, क्योंकि जसवीर बड़े कस्बे में थी जहाँ उनकी जाति के लोग अधिक संख्या में थे। संभव है सारी सिख संगत गुरुद्वारे में इकट्ठी हो गई होगी। संभव है उन्होंने अपने बचाव का कोई साधन ढूंढ लिया होगा, पर इकबाल सिंह अकेला था और अपने गांव में छोटी सी बजाजी की दुकान करता था। क्या मालूम समय रहते निकल गया हो, क्या मालूम इस वक्त हमारी ही तरह कहीं मारा मारा घूम रहा हो। सभी विचार व्याकुल करने वाले थे। हरनाम सिंह ने आंखें बंद करके और हाथ छोड़कर गुरु महाराज का नाम लिया, फिर उनकी वाणी के वही शब्द दोहरा दिए, जिसके सिर ऊपरी तू स्वामी, सो दुख कैसे पावे। जब पौ फटने का समय हुआ तो वे एक छोटे से झरने के किनारे पत्तों पर बैठे थे। हरनाम सिंह इस इलाके में परिचित था। वे ढोक मुरीदपुर एक छोटे से गांव के निकट पहुंच गए थे। रात सारी चिंता, उधेड़ बुन और पांव घसने में लग गई थी, पर पौ फटने से पहले अनायास ही जैसे मन को शांति मिल गई थी। हवा में दूर से तैरती हुई लुकाटो के बीच बौर की गंध आई। डोक मुरीदपुर में लुकाटो के बाग थे और उनके बीच में से झरने बहते थे। चांद का रंग पहली नारंगी लाल पड़ गया, फिर उसमें चांदी सी घुलने लगी। स्वच्छ नीलिमा आकाश में फैलने लगी। आसपास पक्षी चहचहाने लगे। मुंह धो ले बंतो, फिर जप जी महाराज का पाठ करके चलेंगे। प्रातः की सुहावनी घड़ी में हरराम सिंह का विश्वास फिर से जैसे लौट आया था। अब जाएंगे कहाँ, बंतो ने चिंतित आवाज में पूछा। दिन भर मारे मारे कहाँ फिरोगे, 2 रोटियां सेक ली होती तो कोई बात नहीं थी। दिन भर बेशक यही किसी पत्थर की ओट में पड़े रहते। इसी ढोल में बजकर किसी का दरवाजा खटखटाते हैं। उसके दिल में रहम हुआ तो आसरा दे देगा, न हुआ तो वे गुरु महाराज को मंजूर है। तुम इस डोक में जानते किसी को नहीं हो। हरनाम सिंह मुस्कुरा दिया। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों में क्या उम्मीद हो सकती है। उन लोगों के साथ तो मैं खेल पड़ा हुआ था। प्रातः का झुटपुटा साफ होने पर दोनों उठकर गांव की ओर जाने लगे। पहले पेड़ों का एक झुरमुट आया। सहतूत और शीशम के पेड़ थे। झुरमुट के बाहर छोटा सा कब्रिस्तान था। टूटी फूटी कब्रें, छोटी बड़ी, उन्हीं की एक और किसी पीर की भी कब्र जान पड़ती थी, क्योंकि उस पर दिया टिमटिमा रहा था। हरी झंडियां लटक रही थी। फिर खेत आए। गेहूं पक गया था। कटाई के दिन नजदीक थे। फिर सपाट छत्तों वाले मिट्टी के कोठे सामने आ गए, जिनके बाहर गाय भैंसें बंधी थी। कहीं कहीं पर मुर्गियां अभी से अपने चूजों के साथ चुगे की तलाश में घूमने लगी थी। बंतो अगर वे लोग लोग
मारने पर उतारू हुए तो पहले तुझे ख़त्म कर दूंगा, फिर अपने को ख़त्म कर लूँगा, जीती जी मैं तुझे दूसरों के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा। तभी वे गांव के बाहर ही पहले घर के सामने रुक गया। दरवाज़ा बंद था, बंद रंग सा मोटी लकड़ी का दरवाज़ा। ना जाने किसका घर था, कौन लोग दरवाजे के पीछे रहते हैं। दरवाज़ा खुलेगा तो किस्मत जाने क्या गुल खिलाएगी। हरनाम सिंह के हाथ ऊपर उठाएगा। क्षण भर के लिए उसका हाथ ठिठका रहा, फिर उसने दस्तक दी। तो ये हो गया आपका 14वां प्रकरण, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट 15वें प्रकरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।